केदार, जय बाबा केदार। क्या बात है, आवाज कम आ रही है सबकी। काफी देर से बैठे हैं क्या? चलिए बोलिए जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। जनपद रुद्रप्रयाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं के इस लोकार्पण, शिलान्यास और हमारे बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अनेकों योजनाएं, उनके लाभार्थियों के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे इस रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती शैला रानी रावत जी, BKTC बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी मंदिर समिति के अध्यक्ष भाई अजेंद्र अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुमन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन आदमी आशा नोटियाल जी, प्रदेश शहर मीडिया प्रभारी श्री कमलेश उनियाल जी, नगर पंचायत अध्यक्ष केदारनाथ श्री देव प्रकाश सेमवाल जी, नगर पंचायत अध्यक्ष उकीमठ श्री विजय राणा जी, जिला महामंत्री अनूप सेमवाल जी, सम्मानित सभी हमारे लाभार्थीगण, जिन सभी को यहाँ पर अभी हम सब के सामने एक प्रमाण पत्र सभी लोगों को यहाँ पर मिला है। हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, आदरणीय पोस्ती जी समेत हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न संगठनों से समस्त जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित जी, SP श्री आयुष अग्रवाल जी, हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बाबा केदार की अति पावन भूमि, जिसे माँ धारी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है और जिसकी महिमा को अगस्त मुनि, कोटेश्वर महादेव और तुंगनाथ महादेव लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग होने के कारण इस भूमि का स्थान उत्तराखंड में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में, और मैं कहूँगा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसी महान भूमि को मेरा दंडवत प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस भूमि पर आने और यहाँ पर जन कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज बहुत सारी योजनाएं, 450 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर, ये योजनाएं जब पूरी तरह से धरातल पर आ जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ पर विकास के नए सोपान यहाँ पर स्थापित होंगे। ये योजनाएं जहाँ चिकित्सालय की निर्माण की हैं, मोटर मार्ग निर्माण है, पेयजल है, सिंचाई की क्षमता के विकास और घेरबाड़ जैसी जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी है। आज सभी योजनाएं जिनकी आधारशिलाएं रखी गई हैं, उनके पूरा होने पर इस क्षेत्र में विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा, विकास की एक नई शुरुआत होगी। और हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है और आज ये अवसर है, हमारी संकल्प यात्रा का एक प्रमुख अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमारा यह भी प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र आने वाले समय में उन्नति के शिखर को छुए।
और हमारे इस जनपद का ये सौभाग्य है कि बाबा केदार का ऐसा स्थान जिसको पूरी दुनिया आस्था और श्रद्धा का केंद्र, एक धार्मिक केंद्र जो कहीं है तो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में हम सब के बीच में है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिव्य और भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा पूर्व का हम स्मरण करें, 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, उस समय का हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ था, कितनी बड़ी क्षति हुई थी। और उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, उन्होंने तत्कालीन सरकार से उस समय भी अनुरोध किया था कि हम इस कार्य का, बाबा केदार के प्रांगण का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन उस समय स्पष्टता न हो पाने के कारण से उस समय तत्कालीन सरकार ने उनको ये अनुमति प्रदान नहीं करी और बाबा केदार ने उनको स्वयं ही चुन लिया, क्योंकि बाबा केदार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को ही अवसर देते हैं और उन्होंने अपने भक्त को चुना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना कि वो केदार बाबा के पुनर्निर्माण के काम को पूरा करें। तो भाइयों बहनों, पिछले साल 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार की भूमि पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 400 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। पहले चरण का काम जहाँ पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम भी पूरा होने वाला है, तीसरे चरण का काम भी तेज़ी से वहाँ पर चल रहा है। जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि थी, वो समाधि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और नई समाधि वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। सरस्वती घाट बनाए जा रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, आस्था पथ बनाया जा रहा है, ध्यान योग के लिए ध्यान योग केंद्र बनाया जा रहा है। अनेकों कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और आने वाले समय में ये स्थान और भी श्रद्धालुओं से भरने वाला है और भी श्रद्धालु आने वाले हैं, देश विदेशों के श्रद्धालु आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणा करी थी कि आने वाले समय में बाबा केदार में जाने के लिए केबिल कार बनाई जाएगी, रोपवे बनाया जाएगा, उसकी भी जल्दी ही इस काम की शुरुआत होने वाली है। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। पिछले दिनों मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से जब भेंट करने गया था तो उन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी उस पर काम प्रारंभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्तराखंड की भूमि से जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये कर्म और मर्म की भूमि है मेरे लिए। उनका एक रिश्ता है यहाँ से और यहाँ की योजनाओं के बारे में जब भी हम कोई काम लेकर जाते हैं, जब भी कोई बड़ी योजना लेकर जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी बहुत उसमें रुचि लेते हैं और अधिकांश योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसी का परिणाम है कि उनकी रुचि का कि उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। पुष्टि जी, आप तो उस कार्यक्रम में थे, आपको आवाज़ आ रही मेरी? मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जब वहाँ आए थे 5 नवंबर को तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा मेरे शब्द लिख कर रख लीजिए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, जैसे कि अभी यहाँ पर बहन शैला रानी जी बोल रही थी, 7 साल बाद यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई और इस बार की यात्रा बहुत कठिन थी, बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। जब यात्रा प्रारंभ हो रही थी और जिस दिन बाबा केदार के पट खुलने थे, पहले दिन वहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच गए
और रात को 12 बजे मेरे पास इनका फ़ोन आया, जिलाधिकारी जी बैठे हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा सर यहाँ पर इतने लोग पहुँच गए हैं। तो मैंने इनसे एक ही बात कही, मैंने कहा कि किसी तरीके से उनकी रात्रि की आज रुकने की व्यवस्था करवाइए, सबको कहीं न कहीं छत मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करिए। बहुत कठिन हो रहा था और लगातार कई बार समाचार पत्रों में भी आ रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया में भी चलना हो रहा था कि आज इतनी डेथ हो गई, कहीं पर दुर्घटना हो गई। यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हो रही थी, कहीं स्वास्थ्य कारणों से, कहीं पर अन्य कारणों से बहुत सारी परेशानियां आई। लेकिन बाबा केदार की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से, जो इस बार का सीजन था चुनौतीपूर्ण था और अभी तक 4 धाम यात्रा में 40 लाख के करीब जो है श्रद्धालुओं ने और पर्यटकों ने अभी तक उत्तराखंड की यात्रा कर ली है, हमारे देवभूमि की यात्रा कर ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी हमारी यात्रा लगभग 17-18 दिन और चलनी है और मैं समझता हूं कि आज तक का ये यात्रा का रिकॉर्ड सर्वाधिक रिकॉर्ड होगा कि इस साल जितने यात्री आए हैं। भाइयों बहनों, मां मोदी जी के मुंह से वो शब्द निकले, वो कैसे शिव रूपी शब्द थे, उनके मुंह से निकला और इस बार जो है 40 लाख का आंकड़ा हमारा पार हो गया। इसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा हुई, कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, अन्य स्थानों से, हमारे बहुत सारे स्थानों से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, भागीरथी से, अलकनंदा जी से, अनेकों स्थानों से यहाँ से जल लेकर 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ी अपने अपने स्थानों पर चले गए। वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आने वाले समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकल्प रहित संकल्प के आधार पर काम कर रहे हैं। जहां बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको मिली हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को हम लोग 5-5 हज़ार रुपये का प्रधानमंत्री आवास योजना की जहां चाबी दे रहे थे, वहीं 5,000 रुपये का उनको चेक दे रहे थे। ये हमारे यहाँ से उद्घोषक कह रहे थे बार बार कि ये लाभार्थियों को 5,000 रुपये का जो है हम चेक दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सभी भाई बहनों को छत देने का, उनके घर का प्रबंध करने का संकल्प लिया है। हमने एक छोटी सी घोषणा करी थी, पिछले साल मैंने ही घोषणा करी थी कि जिनका मकान कंप्लीट हो जाएगा, जब वो अपने मकान पर जाने वाले होंगे, उनको बर्तन खरीदने के लिए हम 5,000 रुपये का चेक देंगे। वो 5,000 रुपये का चेक है। इसी प्रकार से मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मैं पूछ रहा था, किसी ने कहा हम कालीन बना रहे हैं, किसी ने कहा हम दुकान बना रहे हैं, किसी ने कहा हम कुछ और बना रहे हैं, किसी ने कहा हम स्वयं सहायता समूह के साथ मिल रहे हैं, किसी को 9 लाख का चेक मिला, किसी को 9.5 लाख का चेक मिला। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस योजना के माध्यम से भी अभी लाखों लाख, हजारों लाखों नौजवानों को, युवाओं को हमारी रोजगार से जोड़ने की योजना है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे नौजवान भाई बहन जो काम के लिए इधर उधर भटकते हैं, तमाम जगह पर रोजगार खोजते हैं, हमारा संकल्प है कि ऐसे भाई बहनों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े, वो रोजगार खोजने न जाएं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जहां पर्यटन के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां हमको 4 धाम ऑल वेदर रोडें दी, पूरे क्षेत्र की अच्छी कनेक्टिविटी बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी योजना यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बन रही है। मैं आपको कुछ समय पहले की घटना सुनाता हूँ। एक बार हमारे ये दलवीर दानू यहाँ रहने वाले हैं, कहाँ गए दलवीर दानू? चले गए पीछे। ये देवाल के रहने वाले हैं, देवाल ब्लॉक में इनका घर है, और वहाँ के बच्चे, चमोली के बहुत सारे बच्चे एक बार देहरादून आए। तो आज से 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है।
तो मैं भी विधानसभा में बैठा था, तो विधानसभा में बच्चे आए, मैंने कहा कि कहाँ से आए हो? तो बोले हम देवाल से आए हैं। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? बोले हमारा एक भ्रमण का दल बना है। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ जाओगे? बोले देहरादून में हमने विधानसभा देखनी है, हमने सचिवालय देखना है, हमने राजभवन देखना है, हमने मुख्यमंत्री आवास देखना है, सर्वे ऑफ इंडिया देखना है, IMA देखना है, हमको ONGC देखना है, IIT देखना है, FRI देखना है। मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी जगह जाओगे और क्या क्या देखोगे? वीर सिंह क्या बोलते पता बच्चे लास्ट में? बोले साहब हम जो है रेल देखने के लिए भी आए हैं। लास्ट में बोले हम रेल देखने के लिए आए हैं। मैंने कहा अच्छा तुम लोगों ने कभी रेल नहीं देखी? बोले टीवी में देखी है, सामने नहीं देखी कभी। तो हमारे यहाँ पहाड़ में बहुत सारे ऐसे अभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग जिनका पूरा जीवन बीत गया, उन्होंने कभी नज़दीक से रेल भी नहीं देखी होगी, अपने गांव से बाहर भी नहीं गए। ऐसे भाई बहनों के लिए भी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आधे से ज़्यादा पूरा हो गया है भाइयों बहनों। उनका सबका जो एक सपना जैसा था, बीच पहाड़ों के बीच में से जो है रेल जाएगी और उनका सपना साकार होगा। इस सपने को साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आपने पिछले दिनों देखा जहाँ रेल का काम हो रहा है, केदार बाबा का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बद्रीनाथ का भी, बद्रीनाथ धाम का भी जो है मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है। जितनी भी चाहे वो लैंड यूज की बात हो, मास्टर प्लान की बात हो, जितना सरलीकरण करना पड़ रहा है हम तत्काल कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट में लगातार फैसला कर रहे हैं सबके साथ मिलकर, यानी कि कोई हम जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं। हम वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के पुराने लोगों को, सबको साथ में लेकर उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में जहाँ भव्य केदार बनेगा, दिव्य केदार बनेगा, वहीं बाबा बद्री विशाल का स्थान भी भव्य और दिव्य बनेगा भाइयों बहनों। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम कार्य जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगह जगह पर हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। अभी अनेकों स्थानों पर, अनेकों जिलों में जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। अभी भरत सिंह चौधरी जी ने बताया यहाँ से कि जल्दी ही यहाँ पर हम एक बड़ा नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य का एक बड़ा संस्थान यहाँ पर खोलने वाले हैं। उसका भी जल्दी ही हम लोग यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमने संकल्प लिया है और संकल्प लिया है कि विकल्प रही संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और उसको श्रेष्ठ राज्य को बनाने के लिए जहाँ हमारे आम जनता का सहयोग चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि एक वर्क कल्चर उत्तराखंड के अंदर हमको लाना है। ये हम कह रहे हैं उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने, तो ये कुछ लोगों की निजी यात्रा नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये माननीय विधायकगण लोग मंच पर बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, केवल इनकी यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है। और ये यात्रा तभी गंतव्य तक पहुंचेगी इस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जब हमारे हर भाई बहन को काम मिलेगा, हर नौजवान को कोई बेरोजगारी से रोजगार मिलेगा, खेतों में अच्छी फसल होगी। अभी उद्यान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, सेब मिशन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में हमने धनराशि को बढ़ाया है। हम कहते हैं पलायन रोकेंगे, पलायन रोकने के लिए भी हमको पहले रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम काम धंधे स्थापित हों, उसकी भी योजना बनाई जा रही है। मैं पिछले दिनों चंपावत जिले की मैंने समीक्षा दी थी। मैं चंपावत की समीक्षा कर रहा था और उसके मैं आंकड़े देख रहा था। पूरे उत्तराखंड की GSDP में उस जनपद का केवल 2% योगदान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 3-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो सभी जनपदों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। सभी जनपदों में हर प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
यहाँ पर चूँकि चारधाम यात्रा चलती है, बाबा केदार का ये प्रांगण है, यहाँ से बाबा बद्री विशाल की यात्रा चलती है, चारधाम यात्रा का रूट होने के कारण से यहाँ पर चूँकि आप लोग स्वयं अंदाजा लगाइए कि 2 साल जब यात्रा नहीं चली तो किस प्रकार का वो हो गया था हमारे सामने, कैसा संकट पैदा हो गया था। और आज जब यात्रा चली है तो चारों तरफ शुरू में जरूर कुछ परेशानियां हुई, कुछ समस्याएं हुई। पहले तो ये हमारे पोस्ती जी, हमारे अजेंद्र अजय जी ये बैठे थे यहाँ पर, ये कहते थे कि भाई साहब यात्रा के लिए ये कम लोग आ रहे हैं, इसको भी खोल दीजिए, उसको भी खोल दीजिए। बाद में यही लोग कहने लगे कि आप जो है ये ज़्यादा हो गया, आप रजिस्ट्रेशन शुरू करिए, आप रोक दीजिए वहीं से लोगों को, कोई बात हो न जाए। और हर दिन हमको चिंता होती थी। हर दिन मैं रात को जब सोता था तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान रात में कोई आपदा ना आए, कोई यात्री को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जितने यात्री आए हैं वो उनकी यात्रा सरल हो, उनकी यात्रा किसी प्रकार की कठिनाई न हो, कोई विघ्न बाधा उनकी यात्रा में ना आए, वो स्वस्थ आए हैं, स्वस्थ लौट कर जाए। ऐसा लगता था जैसे बारात घर में आ रही है। इतनी चुनौती होने के बाद भी आप सब लोगों ने इस यात्रा सीजन को आगे बढ़ाया है। आने वाले वर्षों में हम इसको और अच्छा करेंगे और हमारा संकल्प है कि हम लोग बहुत बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम अपने स्तर पर उत्तराखंड के विकास से जुड़ी उनकी प्रत्येक आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उनके शब्द जो हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। हम सब लोग संकल्पित होकर अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में अभी हम लोगों ने यह भी प्लान किया है कि जहाँ ये अजेंद्र अजय जी यहाँ मंच पर बैठे हैं, ये हमारे अभी इन्होंने एक लंबा काम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, पिछले साल से मैंने एक भूमि के संबंध में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट को भी जल्दी हम अध्ययन कर रहे हैं। वह रिपोर्ट भी हम लागू करेंगे, उत्तराखंड के हित में उसको लागू करेंगे। और जब जब भी कोई बात उठती थी, कोई बात उधर में उस समय आता था तो आप सब लोगों की मांग थी कि देवस्थानम जो बोर्ड है वो भंग होना चाहिए। आप लोग जोर जोर से आते थे। मैं कहता था कि बाबा केदार की जब इच्छा होगी तब भंग हो जाएगा और उत्तराखंड राज्य के हित में जो होगा उस पर हम फैसला लेंगे। और भरत जी भाई साहब, आप जानते हैं, आप तो विधायक उस समय भी थे मेरे साथ, तो हमने उस पर भी फैसला लिया। ऐसे ही हमने इस पर भी फैसला लिया। अभी यूके SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014-15 में गठित हुआ। तब से लेकर अभी तक तमाम घटले घोटाले कि ये भर्ती उठाओ इसमें घोटाला, वो भर्ती उठाओ उसमें घोटाला, ये बार बार बात उठती रही, लेकिन जांच नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हमने बाबा केदार की सौगंध लेकर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कठिन था, लेकिन मैंने कहा कि ये जो नासूर बन रहा है, इस नासूर को अगर बढ़ने देंगे तो हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास अगर उसके पास कोई सबसे बड़ा धन है तो धन विद्या है, और जो विद्या के कारण से, अपनी शिक्षा के कारण से आगे बढ़ना चाहता है, उसका भी रास्ता रोकने का काम ये नकल के माफिया कर रहे हैं। नकल करवाने वाले, भर्ती घोटाला करने वाले ये कर रहे हैं। इसलिए हमने भाइयों बहनों सख्त कदम उठाया और अभी तक हमने 41 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। 4 लोग आज और गिरफ्तार हो रहे हैं। ये संख्या हमारी 45 पहुंचने वाली है। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी किया, केवल भर्ती के घोटालों को पकड़ने का काम ही नहीं किया, बल्कि जो भर्ती हमारी होने वाली थी वो भर्ती भी तय समय सीमा के अंदर हो, तय समय सीमा के अंदर हो।
हमारे नौजवान भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां जिनको रोजगार मिलने वाला है, उनका रोजगार प्रभावित न हो, इसलिए 7,000 भर्तियां जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली थी, उनको मंत्रिमंडल में फैसला किया। उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं नियमों के साथ हमने उसको तत्काल लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिया भाइयों बहनों। और मैंने कहा था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम उसका कैलेंडर निकाल देंगे, उसका विज्ञापन कर देंगे। सारी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन निकल रहे हैं। इसके बाद दिसंबर में सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं भाइयों बहनों, जो भी योग्यता क्षमता वाले जो बच्चे हैं, आने वाले समय में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की उत्तराखंड के अंदर पुनरावृत्ति न हो। किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को करना तो छोड़िए, करने के बारे में तो छोड़िए, वो सोचेगा भी नहीं। इतना कठिन हम लोगों ने इसके मानदंड बना दिए हैं, इतनी तगड़ी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो योग्य भाई बहन हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उनकी योग्यता क्षमता आगे आनी चाहिए। तो आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहता हूं कि हम राज्य के विकास हेतु एक समग्र दृष्टिकोण लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आज अभी यहाँ पर बहन शैला रानी जी ने, हमारे माननीय विधायक भरत चौधरी जी ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में मुझे अपने प्रस्ताव दिए हैं। मैंने इनसे अलग से भी अपने पत्र के माध्यम से भी आपसे मैंने अनुरोध किया है कि आप अपने क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं हैं वो हमें दे देंगे, और हम कुछ अभी करने वाले हैं, कुछ अगले साल करने वाले हैं, कुछ उससे अगले साल करने वाले हैं। इस प्रकार से जहां हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में कुछ मुझे जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें से मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि शहीद राय सिंह बंगारी इंटर कॉलेज, जमालकोट, सुनेटा, भरदार को इंटर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। जखोली विकासखंड के अंतर्गत तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स करवाई जाएगी। महाविद्यालय जखोली को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र विषयों को भी मान्यता प्रदान की जाएगी। अगस्त मुनि विकासखंड के बछड़चू में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। विकासखंड जखोली के ग्राम पंचायत घगड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनाने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में मयाली से गुप्त काशी व भीरी से मक्कू चोपता तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। शिवूर से धौलसारी कबीरा तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड अगस्त मुनि के अंधेरगढ़ी तलसारी मोटर मार्ग के जयचौरा से एटा, पवन नगर, खापली, भंगर, कमसाल तक 4 किलोमीटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। मयाली गुप्त काशी मोटर मार्ग के पतेड़ के बगुड़ा नामक तोप से ग्राम भटवाड़ी तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। सीमांत गांव खिलौन, छियासू एवं कोसी हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग को द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मंदाकिनी तटकर रामपुर गांव की लिफ्ट पंप योजना को सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। मैं सारे प्रस्तावों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इन सभी प्रस्तावों को आगे के योजना में इनको रखा जाएगा, कुछ को इस साल की योजना में, कुछ को अगले साल की योजनाओं में, सभी योजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, भारत माता की। जनपद रुद्रप्रयाग के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं की इस बैठक में हमारे जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई दिनेश सोनियाल जी और हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक
आदरणीय भरत चौधरी जी, केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय शैला रानी रावत जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन आशा नौटियाल जी, हमारे अध्यक्ष बीकेटीसी श्री अजेंद्र अजय जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बहन अमरदेव साहब जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाचस्पति सेमवाल जी, नगर अध्यक्ष पूर्व नगस्तूनी अशोक टपरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई विजय कपड़वान जी, हमारे पूर्व दायित्वधारी रहे आदरणीय दिनेश बलवाड़ी जी, नगर पंचायत केदारनाथ श्री देव प्रकाश सेमवाल जी, पूर्व महामंत्री प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई महावीर पवार जी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश मुनियाल जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मुख्यमंत्री विजय राणा जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला जगवान जी, पूर्व दायित्वधारी बीना बिष्ट जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री सरला खंडूरी जी, पूर्व प्रमुख मुख्यमंत्री ममता नौटियाल जी, भाई वीर सिंह रावत जी, सभी वरिष्ठ हमारे देश श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चे, सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्रीगण, जिला पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज प्रातः काल से ही जब से मैं यहाँ आया हूँ, हेलीपैड से लेकर यहाँ तक आप सब लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत अभिनंदन और आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई कि अभी आप लोगों ने जो आम चुनाव हुए उस चुनाव में आप सब लोगों ने भी इस जनपद से एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। आपने दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल फहराने का काम किया, जहां आदरणीय भरत चौधरी जी को, आदरणीय शैला रानी रावत जी को इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। वहीं उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने एक मिथक और एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और इतिहास बनाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ पर पिछले इस चुनाव से पहले जो 4 आम चुनाव हुए, 2002 में पहला आम चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। फिर 2007 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 2012 में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 17 में चुनाव हुए 2000 में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भाइयों बहनों, मुझे भी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी में लंबा अनुभव था, काम करने का काफ़ी कालखंड मैंने भी लगाया था। जो कुछ सीख सका था मैंने सीखने का प्रयास किया। पार्टी की नीति, रीति, पद्धति, पार्टी का जो भी आदेश होता था उस आदेश के अनुसार हमेशा काम करता था। अचानक मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मुझे दायित्व दिया जाने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बैठक है। मैं इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग काम करते रहते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो लोग यहाँ बैठने लगते हैं और यहाँ बैठने वाले कब वहाँ आ जाएंगे
यह भी किसी को पता नहीं चलता है। मैं भी आप ही से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहाँ पार्टी का काम होता था वहाँ पार्टी भेज देती थी। अचानक प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी कि मेरे को दायित्व मिल गया, और जब मुझे दायित्व मिला तो बहुत कम लोगों को उस समय उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मुगालते में कई लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए, छोड़ के चले गए। हम लोग रोक रहे थे, वो चले गए, मेढक की तरह कूद के चले गए। और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, जिनको कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र के विद्वान, प्रकांड, सब जो है विश्लेषण करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले और तमाम चुनावी सर्वेक्षण करने वाले, सारे के सारे लोग कह रहे थे कि इस बार तो कांग्रेस आने वाली है, इस बार तो कांग्रेस आने वाली है। यहाँ की तो एक पद्धति है, यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि एक बार भाजपा बनती है, एक बार कांग्रेस बनती है। भाइयों बहनों, मैं चुनाव के बीच में यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि मुझे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाना था, और उस दौरान कोरोना की महामारी भी आ गई थी और 7-8 तारीख तक बिल्कुल चुनाव प्रचार बंद हो गया था, चुनाव प्रचार नहीं चल पा रहा था। तो मैं उन विधानसभाओं में संपर्क करने गया, आपके बगल में थराली गया, मैं पौड़ी जिले की अनूपपुर विधानसभाओं में गया, उत्तरकाशी गया, टिहरी में गया, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, पूरे कुमाऊं मंडल में, जगह जगह एक दिन में मैं 4 से 5 विधानसभाओं में जाता था। और मुझे कार्यकर्ताओं को देखकर, उनके जोश को देखकर कहीं नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में कोई दिक्कत है। लेकिन जैसे ही हम विश्लेषकों के बीच में आते थे तो विश्लेषक लोग हमेशा कहते थे, कुछ पार्टी में ही थे, बाद में छोड़ के चले गए, कुछ लोगों को छोड़ दिए गए, कुछ लोग वैसे चले गए, कुछ लोगों को हम लोगों ने भेज दिया। तो वो अंदर बैठते थे, अंदर बैठने के बाद बाहर बैठते थे तो ये भरत चौधरी जी अच्छी तरह जानते हैं, ये शैला दीदी भी जानती है, आशा जी भी जानती हैं, ये अजेंद्र अजय भी जानते हैं कि जैसे ही बाहर जाते थे कमरे से बाहर तो कहते थे, अरे सरकार वरकार नहीं आ रही है, कहाँ चक्कर में पड़े हो, यहाँ तो कांग्रेस आने वाली है, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, आप सब लोग कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, आप लोगों का परिश्रम था, आप लोगों ने जो मनोयोग से काम किया, और चुनाव में जाकर मैंने एक ही बात कही सब जगह कि ये मुकाबला काम करने वाले लोगों में और कारनामे करने वाले, कारनामे नहीं काले कारनामे करने वाले, मैंने कहा इन दो लोगों के बीच में है। एक तरफ हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में इतना बड़ा नेतृत्व है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है। आज पूरी दुनिया कोई भी बात होती है तो भारत के रुख का भी इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत की सरकार का क्या रुख है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। इस भारत को बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, तो हम चुनाव में गए और हमने कहा कि ये चुनाव काले कारनामे करने वाले और काम करने वालों के बीच में है। तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी है, एक इतिहास बना दिया, एक मिथक तोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, लेकिन उस काम को उत्प्रेरण का काम, उसमें कैटालिस्ट बनने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने किया। लोगों के बीच में जा जाकर, बूथ बूथ पर जाकर, ऊपर भले ही कुछ हो रहा हो लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से काम किया। और मैं कह सकता हूं कि उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। भाइयों बहनों, अभी हमारे सामने बहुत सारे चुनाव आने हैं, बहुत सारे चुनाव आने हैं। अभी नगर पालिकाओं के चुनाव आने हैं, नगर पंचायतों के चुनाव आने हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आने हैं। हर चुनाव में हमारा परिणाम बाबा केदार की कृपा से, आप लोगों की मेहनत से जितना इस बार रहा है उससे कहीं अच्छा होने वाला है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत, मैं कहूँ, सजग होकर, सावधान होकर और बहुत ज़्यादा हर समय एक मन में भाव रहे कि हम आज
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और एक प्रतिनिधि के रूप में हमको काम करने का अवसर मिला है। अभी अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में जो जिला परिषद के, ब्लॉक प्रमुखों के, ग्राम प्रधानों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक हैं। और जब से हरिद्वार जनपद बना है तब से लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ इस प्रकार की सफलता नहीं मिली है। आज लगभग हमारे सारे ही ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहे हैं, वहाँ सारे हमारी जिला पंचायत बनने जा रही है, नीचे के टेबल पर सारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। 44 में से 38 लोगों ने जिला परिषद के चुनाव में जो है हमको समर्थन दे दिया है। कल रात्रि तक 6 ब्लॉक प्रमुखों में से 5 हमारे निर्विरोध बनने जा रहे हैं, 6ठा भी संभवतः बन जाएगा। तो इस प्रकार का परिणाम पहली बार आया है और ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। और चुनाव हुआ, जहाँ चुनाव में 47 सीटें थी, वहीं चंपावत के उपचुनाव में भी एक इतिहास बन गया, 94% मत। ने सोचा ही नहीं कि क्या बाबा केदार की कृपा हुई, क्या भगवान की दैवी कृपा हुई कि भाई साहब 61,000 वोट पड़े। 61,000 वोट में से 58,000 एक ही तरफ चले गए, 3,000 केवल 3,000 वोट दूसरी तरफ गए। अब हमको चूंकि ऐसे समय में जहां हमको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जनता का इतना समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हमने जितने भी संकल्प लिए हैं वो सारे के सारे संकल्पों को धरातल पर उतारना है। हमने पहला संकल्प लिया था कि नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, और शपथ ग्रहण होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कमेटी ने काफ़ी काम करना शुरू कर दिया। अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, यही माड़ा गाँव में गए थे, अभी अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर जो हितधारक हैं उनसे बात कर रही है कमेटी। और उत्तराखंड इस दिशा में पहला राज्य होगा जहां पर देश के अंदर लंबे समय से उठने वाली आवाज, और हमने तो तर्क दिया चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपनी पार्टी का संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। उसके पीछे हमारा तर्क था कि उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहाँ हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, अनेकों देवों का स्थान है, या तो इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आप लोगों से भी आज कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से प्रत्येक बूथ से जो हमारा पोर्टल जो जारी हुआ है, उस पोर्टल पर प्रत्येक बूथ से 50 लोगों का इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में समर्थन में जो है पोस्ट जानी चाहिए। उस पर पोस्ट जाए, जिससे कि अभी तक 1 लाख लोगों ने उस पर पोस्ट करी है। और ऐसे भी लोग हैं जो देश के अंदर तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, उत्तराखंड के अंदर आकर तमाम प्रकार की वारदातें करते हैं। इस प्रकार का एक वर्ग है जो नहीं चाहता कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लागू हो। इसलिए ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आएं और आगे आकर इस काम को अपने हाथ में लें और 50 लोगों से हर बूथ पर जाकर उसके समर्थन में पोस्ट करोगे। ईमेल आईडी यहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो अभी हम आपको दिलवा देंगे। हमारा एक अभियान होना चाहिए, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए उसका समय बढ़ाया गया है। इस प्रकार से हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, अभी तो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा। उत्तराखंड इसको लागू करेगा, उत्तराखंड के लागू करते ही भारतवर्ष के सारे ही राज्य इसको लागू करने के लिए आगे आएंगे। भाई, ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने भ्रष्टाचार को लेकर आपने देखा होगा लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे बच्चों के, बेटियों के, बेटों के जो एग्ज़ाम होते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2014-15 से
जब से ये आयोग बना था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार गड़बड़ियां हो रही थी, लगातार इसमें धांधलियां हो रही थी, लगातार नकल कराई जा रही थी, पेपर आउट किया जा रहा था, पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी, पेपर छापने वाली कंपनी भी उसमें सम्मिलित थी, तमाम जो काम करने वाले नकल माफिया, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। भाइयों बहनों, ये मांग लगातार उठती रही कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जांच नहीं हो पाई। भाइयों बहनों, मेरे पास ये मामला आया, मेरे पास भी कुछ नौजवान आए, नौजवानों के आते ही मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मैंने पुलिस को इसकी जांच करने के लिए दिया। पुलिस के लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें संदिग्धता पाई जा रही है। तो मैंने कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम लगाई जानी चाहिए, और हमने उसके लिए उत्तराखंड की एसटीएफ को इसके लिए हमने जिम्मेदारी दी, और उत्तराखंड की एसटीएफ ने अभी तक कोई सबसे बड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड के बनने के बाद हुआ होगा तो उसमें आज तक 44 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, अभी तक पहली बार हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया कि जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको जो परीक्षाएं होने वाली थी उन परीक्षाओं में इंतजार न करना पड़े। ये नहीं कि जांच चल रही है तो अब 10 साल 5 साल तक परीक्षाएं नहीं होंगी, इस प्रकार का संकट खड़ा हो गया था। भाइयों बहनों, हमने त्वरित रूप से निर्णय लिया, हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि जितने भी पोस्टें खाली हैं या जितनी भी पोस्टें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाली है, उन सारी भर्तियों को हमने ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करके ये सारा का सारा काम लोक सेवा आयोग को दे दिया। और हमने कहा था कि अक्टूबर के माह में हम इनकी विज्ञप्तियां निकाल देंगे। भाइयों बहनों, मैंने सितंबर में कहा था कि विज्ञप्तियां निकाल देंगे, सारी विज्ञप्तियां निकल गई हैं। 7000 पोस्टों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा अभी 20,000 भर्तियां हमारी और निकलने वाली हैं। उन 20,000 भर्तियों को भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। देखिए, आज कोई गरीब का बेटा अगर देश के बड़े स्थानों पर पहुंचा है तो उसके माता पिता के पास बहुत साधन संसाधन नहीं थे। अगर उसके पास कोई पूंजी थी तो उस पूंजी का नाम है शिक्षा, उस पूंजी का नाम है विद्या। जो उसने सीखा है, जो अर्जन किया है, वही उसकी योग्यता है, वही उसकी क्षमता है। तो ऐसे लोगों के साथ कुठाराघात हो रहा था, ऐसे लोगों के साथ धोखा हो रहा था, छल हो रहा था, प्रपंच हो रहा था, अपराध हो रहा था। इसलिए हमने तय किया कि अब आगे निकट भविष्य में ये भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगी, और कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त होगा, जब तक इसका अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलेगी। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई चल रही है। लगातार एसटीएफ काम कर रही है, और आगे के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, सोचने में भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की कार्रवाई होगी। ये काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। 1064 हमने एक नंबर लॉन्च किया हुआ है। कहीं पर भी आपको कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, तो आप बता सकते हैं। आप शिकायत करेंगे तो आपका नाम नहीं बताया जाएगा कि शिकायत किसने करी है, शिकायत करने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, केवल शिकायत दर्ज हो जाएगी, और जैसे ही शिकायत दर्ज होगी वैसे ही उस पर उत्तराखंड की विजिलेंस कार्रवाई करेगी। हम तमाम प्रकार से जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, एक एक संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इनको लेकर काम कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास, उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं, और ऐसी कार्य योजना बना रहे हैं कि जिसमें सबका कहीं ना कहीं योगदान हो, सारे लोग मिलकर उस पर काम करें। आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे समय में हम पदाधिकारी हैं, ऐसे समय में हम जनप्रतिनिधि हैं, जब देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और आप सब लोग तो वैसे ही सौभाग्यशाली हैं, जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, यहाँ अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है।
वहीं प्रधानमंत्री जी का भी बाबा केदार की भूमि से अनन्य जो लगाव है, अनन्य श्रद्धा है, उसी का परिणाम है कि 2013 की आपदा में पूरी तरह से जो परिसर हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था, आज दिव्य केदार और भव्य केदार के रूप में नया मूर्त रूप लेते जा रहा है भाइयों बहनों। यहीं से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो गया। 280 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। तेजी से जहां चारधाम यात्रा के मार्ग बनाए जा रहे हैं, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाले सारे मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। हवाई सेवा हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, सब पर काम हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने भी जो संकल्प लिए हैं, हम एक एक करके उसको पूरा कर रहे हैं। अभी कार्यकर्ता बंधुओं का निश्चित रूप से आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय क्या है कि सफलता के शिखर पर आप लोग पहुंच गए। जब कोई भी शिखर पर पहुंच जाता है, हम सब लोग शिखर पर है, जब शिखर पर आ जाते हैं तो वहां पर टिके रहना वो एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यह भी चुनौती हम लोगों को स्वीकारनी चाहिए कि अभी हमने विधानसभा में जितना काम किया, अथक परिश्रम किया, अथक मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम का ही परिणाम है कि हमारे सामने ये परिणाम आए, प्रचंड बहुमत आया। तो आगे के चुनाव में ये अपना रिकॉर्ड हमको स्वयं तोड़ना है। मोदी जी का जो सिद्धांत है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जब वो हमारे नेता हैं, आज देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, देश को गति देने का काम कर रहे हैं, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी हम काम करते हैं वो काम भी करें, लेकिन संगठन की जो हमको जिम्मेदारी मिली है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा मान सम्मान और पहचान बहुत कुछ हमको पार्टी देती है, तो हम पार्टी को क्या दे सकते हैं। और देखिए, जो काम करने वाला है, कई बार जो काम करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे काम को कोई देखने वाला नहीं है। जो काम करता है उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका काम बोलता है, और काम बोलता है तो अपने आप चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। और आप तय मानिए कि अपना नियम जरूर बना लीजिए। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से हमेशा कहता हूँ कि जैसे जल है ना, पानी है, बहता रहता है तो सबके काम आता है। कहीं सींचने के काम आता है, कहीं पीने के काम आता है, कहीं बिजली के काम आता है, कहीं अन्य कामों में आता है। और जो पानी रुक जाता है, एक गड्ढे में अगर पानी रोक दिया जाए तो खराब हो जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा भी ये स्वभाव होना चाहिए कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। और आपस में भी सभी कार्यकर्ताओं का, ये हमारा परिवार है, सभी परिवार के लोगों का आपस में एक दूसरे से अच्छा समन्वय होना चाहिए। और बाकी देखिए, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता, उसको मिलता ही मिलता है, कोई रोक नहीं सकता, कोई जो है बदल नहीं सकता। इसलिए तय मानिए, अपना आपस में समन्वय करते हुए, आपस में मिलते हुए, पार्टी के जो प्रदेश के कार्यक्रम हैं, पार्टी के जो प्रदेश सरकार के किए हुए काम हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 8 सालों में, 8.5 सालों में जो उन्होंने अनेकों क्षेत्रों में जो काम किए हैं, उन सभी कामों को बार बार हमको याद दिलाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि हम सब कार्यकर्ताओं को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। कभी हम डिबेट पर बैठे, कभी हम आपस में चर्चा में बैठे, तो हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमारे पास जानकारी नहीं होती है, हम बोलेंगे क्या? जानकारी नहीं होगी तो हम कभी तर्क भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी कई बार हम बात डालते हैं, कई बार हम उसको चाहते हुए भी उन बातों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को यह भी स्वभाव बनाना चाहिए कि हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा जानकारियों का आदान प्रदान करें, और कोई भी कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम को अपने आसपास जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पार्टी सभी के कार्यों का मूल्यांकन करती है, और एक न एक दिन जरूर सबके साथ, कोई भी जो मंच पर बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देर होती है लेकिन कई बार अंधेर नहीं होती है, देर होती है अंधेर नहीं होती है, जरूर मौका मिलता है। आप सब कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से भविष्य में सभी को इन्हीं कार्यकर्ताओं में से सबको मौका मिलना है, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से आगे आना है। लेकिन एक स्वभाव के कारण से, उसके कारण से कई बार हम दूसरे नकारात्मक चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसा अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम सबको पता होना चाहिए
कि हमारी क्षमता है, हमारी योग्यता है, लेकिन सबसे बड़ा काम है, पार्टी हमारी एक ब्रांड है। पार्टी ही हमको पहचान देती है, पार्टी ही मान देती है, पार्टी ही हमको सम्मान देती है। पद प्रतिष्ठा भी, ये सब भी जो है पार्टी के कारण ही मिलता है। जब हमको पार्टी के कारण से सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पार्टी को कुछ न कुछ लौटाने का काम करें, कुछ न कुछ देने का काम करें। तो मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और मैंने कोशिश करी है, मैं अभी पिछले दिनों नैनीताल गया था, वहाँ पर खैर रात्रि को रुक नहीं पाया, पहले दिन जाना था, वहाँ मौसम ख़राब हो गया। तो इस प्रकार की मैंने शुरुआत करी है कि प्रातःकाल से ही मैं पहले सरकारी कार्यक्रम के बाद सभी से, प्रतिनिधि मंडल से मैं समझता हूँ 300-400 लोगों से, 500 लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से अभी मुलाकात कर ली है। आप लोग कार्यकर्ता भाई बहनों से भी यहाँ पर मुलाकात कर ली है। इसी प्रकार के जनपद के प्रवासों पर रहूँगा। बाबा केदार की भूमि से शुरुआत की है और उत्तराखंड के अंदर चले